गुड मॉर्निंग। बुधवार है। गणेश जी से आशीर्वाद लो सब लोग और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग सबके लिए। वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रहा है? बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके। नमस्कार सबके लिए, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल हम लोग बातें कर रहे थे, आपको याद होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का एक पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर, जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है, उसके बारे में 1503 में छोटे से एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर के वो व्यक्ति आया हुआ था। और बाद में जब उसने 1503 में भारत आने के बाद बहुत अच्छा काम किया हुआ था, तो देन पुर्तगाली गवर्नमेंट ने उसके लिए डिसीजंस लिया था कि उसको 1509 में वापस भारत भेजते हैं, और वो सेकंड नंबर का पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। अब दोस्तों, यहां तक की बात अपन कल कर चुके थे, और आज हम बात करेंगे कि पुर्तगाली जो गवर्नर था अल्बुकर्क, इसने पुर्तगाली शक्ति को भारत में 3 चरणों में स्थापित किया। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टार्ट करते हैं, कि अल्बुकर्क जो है, ढंग से समझना, अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है। अब वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा इसको, वेरी गुड मॉर्निंग सबके लिए, कि इसने भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्टैब्लिश करने में अपना योगदान दिया था। अब किस तरीके से स्टैब्लिश किया, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसने अपनी जो योजना बनाई भारत में पुर्तगाली शक्ति को विकसित करने के लिए, उसके 3 चरण थे। तो इसने क्या किया, पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार 3 चरणों में किया। कितने चरणों में किया? 3 चरणों में किया। अब वो 3 चरण कौन से थे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले चरण की, फिर बात करेंगे दूसरे चरण की। ठीक है, पहला चरण क्या था? देखिए, पहला चरण था भारत का जो पश्चिमी तट है, और भारत के पश्चिमी तट पर जो केंद्रीय बंदरगाह है वो कौन सा है? गोवा। तो गोवा को विजय, मतलब गोवा पर विजय प्राप्त करना, और गोवा को पुर्तगाली शक्ति के तौर पर, पुर्तगाली राज्य के तौर पर स्टेब्लिश करना, इसका पहला स्टेप था। दूसरा इसका स्टेप था, जो मलय प्रायद्वीप था और जो पूर्व के क्षेत्र में अरब व्यापार था, उसको नष्ट करना, यानी मलक्का वाले इलाके पर विजय प्राप्त करना। और तीसरा इसने स्टेप अपनाया था, लाल सागर पर नियंत्रण। लाल सागर पर नियंत्रण हेतु इसने अदन पर आक्रमण किया था, और फारस की खाड़ी पर नियंत्रण करने हेतु उसने होर्मुज की विजय की हुई थी। ये सारे कंसेप्ट आपको समझने, तो 3 चरण अपन लेके चलेंगे। बर्बली 3 चरण मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, लेकिन अब डिटेल में जब मैं 3 चरण लेके चलूंगा तो आपको सारी चीजें स्पष्ट क्लियर समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके पहले चरण को लेकर के, कि इसका पहला चरण कैसे आया। तो पहला चरण क्या था, इसको समझिए। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अल्बुकर्क के बारे में। दोस्तों, अल्बुकर्क का यह मानना था कि अगर हम लोग समुद्री शक्ति के आधार पर एक राज्य भारत में बना रहे हैं, तो वो राज्य बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। हालांकि पहले इनको पुर्तगाली गवर्नमेंट के द्वारा यही आदेश दिया गया था कि आप सामुद्रिक शक्ति पर अपना विस्तार कर लो, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी अल्बुकर्क का मानना था कि अगर हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल समुद्री शक्ति के भरोसे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा दिन तक हम लोग नहीं टिक पाएंगे। अर्थात कि अल्मीडा की जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ये उसके विपरीत था। अल्बुकर्क अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी के विपरीत था। कहानी यहीं से शुरू करेंगे। अल्बुकर्क अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी
इस ब्लू वाटर पॉलिसी के विपरीत था। अब क्यों विपरीत था ये मैंने आपको बताया, हम सारी चीजें लिख करके नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये क्या मानता था कि अगर भारत में स्थायित्व चाहिए हमें, केवल समुद्री शक्ति पर अपना विस्तार करने से हमें वो स्थायित्व नहीं मिलेगा, हमें स्थल पर भी आना पड़ेगा, हमें भारत के प्रमुख जगहों पर क्या करना पड़ेगा, राज्य बनाना पड़ेगा। कहानी क्या थी कि इसके जो विचार हैं वो मतलब इसके विचार में ये बात थी कि पुर्तगाल तो बहुत दूर था। पुर्तगाल कहां था? बहुत दूर था। और आवश्यकता अगर हमें पड़ती है तो पुर्तगाल की हमें तुरंत मदद नहीं मिल सकती। भाई इसका विचार क्या था, इस बात को समझ लीजिएगा। गुड मॉर्निंग स्वाति, नमस्कार। इस बात को ऐसे समझिए कि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि पुर्तगाल बहुत दूर है, अगर हमें कोई लड़ाई झगड़े में कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो पुर्तगाल की सेना थोड़ी आएगी लड़ने के लिए, नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करना था कि भारत में ही पुर्तगाली साम्राज्य को सुदृढ़ करना इसने आवश्यक समझा था। क्या समझा था? आवश्यक समझा था। तो बात समझ में आ गई हो तो मुझे थम्स अप करके बताओ। अल्मीडा का पहला चरण मैं बात कर रहा हूं, तो पहले चरण में अपन लिख के तो इतना ही चलेंगे कि ये अल्बुकर्क अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी के विपरीत था। क्यों विपरीत था मैंने आपको रीजन बता दिए। पुर्तगाल दूर था, अतः पुर्तगालियों से मदद नहीं ली जा सकती। ये चाहता था भारत में ही हमारे लिए कोई ना कोई एक स्टेप ऐसा बन जाए कि भारत में हमारा स्थल पर एक पुर्तगाली राज्य डेवलप होना चाहिए। इस काम को करने के लिए उसको केंद्रीय बंदरगाह की तलाश थी, जिस पर अधिकार करके वो भारत के पश्चिमी तट पर नियंत्रण कर सके और अन्य एशियाई देशों में भी अपने अभियानों को जारी रख सके और अपने केंद्रों को स्थापित कर सके। भारतीयों से संबंध नहीं, वो भारतीय जगह पर खुद कैप्चर करके पुर्तगाली राज्य बनाना चाह रहा है। भारतीयों से संबंध बनाना दूसरी बात है, ठीक है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति कौन कर सकता था? अब इस पूरे तरीके से ये कहेंगे कि अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली राज्य चाहता था। एक बात तो ये निकल गई, और इस पूर्ति को गोवा कर सकता था। इस पूर्ति के लिए उसने गोवा को बेहतर ऑप्शन समझा। बेहतर विकल्प लगा। गोवा क्या लगा उसको? बेहतर विकल्प लगा कि गोवा में हम लोग क्या कर सकते हैं, पश्चिमी तट पर अपना एक बंदरगाह स्थापित कर सकते हैं और वहां से अपन एशिया के अन्य देशों में भी अभियान भेज सकते हैं और भारत पर भी अपन अपना मतलब प्रभुत्व रख सकते हैं और पुर्तगालियों की भी नीड हमें नहीं पड़ेगी। तब गोवा बंदरगाह की स्थिति पे अगर हम बात करें तो गुजरात और मालाबार के बंदरगाहों के मध्य में पड़ता था गोवा बंदरगाह, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। गोवा बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है वो कहां पड़ता था? गुजरात और मालाबार। गुजरात एवं मालाबार के बीच में गोवा बंदरगाह महत्वपूर्ण था। और ये कहां था? ये था स्टैब्लिश गुजरात और मालाबार के बीच में। गोवा आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो घूमने जाइए, बड़ी अच्छी जगह है। देखिए, गोवा बंदरगाह महत्वपूर्ण था, गुजरात और मालाबार के तट में था। केंद्रीय बंदरगाह था जिसका खंबात की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक के सभी तटों पर नियंत्रण था। क्या था ये बंदरगाह? केंद्रीय बंदरगाह था। कैसा बंदरगाह था? केंद्रीय बंदरगाह था, जिसका नियंत्रण खंबात की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक
सभी बंदरगाहों पर था। तो अल्बुकर्क सही सोच रहा है कि गोवा को अगर कैप्चर कर लिया जाए तो इस तरीके से समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित हो सकता है। दोनों ही बातें उसके दिमाग में फिट बैठ गई थी। अब भाई साहब क्या हुआ कि इस जगह पुर्तगालियों का खूब विरोध था अल्बुकर्क के खिलाफ। पुर्तगाली नहीं चाहते थे। तो पुर्तगालियों के काफी लंबे विरोध के बावजूद भी अल्बुकर्क ने गोवा को पूर्व में पुर्तगाली शक्ति बनाने पर जोर दिया। इसने जब पुर्तगाली गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया इसके लिए कि भाई तुम ऐसा काम नहीं करोगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करता है, तो पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी अल्बुकर्क ने गोवा पर जोर दिया, यानी गोवा को पुर्तगाली राज्य बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई दिक्कत ऐसी हो कि मैं नहीं मानूंगा। तो कहानी क्या थी, इस टाइम पर बीजापुर का एक सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, इस यूसुफ आदिल शाह पर इसने आक्रमण करके 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था और ये पहली उपलब्धि अल्बुकर्क की मानी जाती है। तो गोवा की स्थिति इस तरीके से आई। ठीक है ना। अब यहां पर गोवा, तो गोवा पर आधिपत्य किसका था, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। अब यूसुफ आदिल शाह गोवा पर है, इसके और अल्बुकर्क के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, ये व्यक्ति हार गया और ये व्यक्ति जीत गया। और ये घटना कहां की है, ये बीजापुर का शासक हुआ करता था। ठीक है, इस बीजापुर के शासक के अधीन था क्या, गोवा। गोवा इस यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। ये बीजापुर का शासक था। अल्बुकर्क के और इसके बीच में युद्ध होता है और दोस्तों 1510 में अल्बुकर्क ने क्या कर लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया। बताइए फटाफट, यस या नो। क्लियर, कहानी समझ में आ गई। ये गोवा बंदरगाह को अपने कैप्चर में लेना चाहता है और ये क्या करता है, 1510 में गोवा को अपने कैप्चर में ले लेता है। ठीक है, और किससे जीतता है इस बात को पूछना है, मतलब एग्जामिनर पूछता है। तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था, गोवा इसके अधीन था। गोवा 1489 से इसके अधीन था। 1489 से 1510 के बीच में गोवा इसके अधीन रहा था। 1510 में अल्बुकर्क इससे इसको छीन लेता है। अब सुनिए, गोवा पर जब विजय हुई तो यूसुफ आदिल शाह को एक बात और लगी कि भैया मतलब ये आदिल शाह क्या है, बहुत ज्यादा सशंकित हो गया। ठीक है ना। तो ये उसकी पहली उपलब्धि मानी जाती है। अब गोवा पर जब विजय हासिल हो गई इन पुर्तगालियों की, तो यूसुफ आदिल शाह और ज्यादा शंका में ग्रस्त हो गया और 1510 में ही गोवा से पुर्तगालियों को उसने निकाल करके गोवा पर पुनः कब्जा कर लिया था। तो यहां पर अपन देखेंगे कि यूसुफ आदिल शाह ने 1510 में ही गोवा को पुर्तगालियों से पुनः छीन लिया। ये बात समझ में आ गई। 1510 में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था, लेकिन 1510 में ही वापस यूसुफ आदिल शाह ने पुर्तगालियों को भगा करके गोवा से और गोवा पर अपना पुनः क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब कहानी क्या हुई कि 1510 में ही एक कहानी और होती है कि 1510 में ही क्या होता है,
लेकिन लेकिन दोस्तों कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन 1510 में ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई? यूसुफ आदिल शाह की मृत्यु हो गई 1510 में ही। अब क्या हुआ कि अल्बुकर्क को गोवा पर दोबारा से, इस घटना से क्या हुआ, अल्बुकर्क को फिर से मौका मिल गया गोवा कैप्चर करने का। असली कहानी यह है, हमने इतना पढ़ा है कि सिर्फ 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया। गोवा जीता, फिर गोवा हारा। आदिल शाह ने वापस ले लिया था, लेकिन दिन खराब थे, बेचारे की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हो गई तो अल्बुकर्क को फिर से मौका मिल गया। ठीक है, अब इस बार अल्बुकर्क ने दोबारा क्या किया, गोवा पर आक्रमण किया और 3 दिन तक बहुत जबरदस्त निर्दय पूर्वक गोवा में लूटमार की थी। ठीक है, क्या किया था, फिर से मौका मिला और इस मौके के तहत इसने दोबारा आक्रमण किया और 3 दिन तक निर्दय पूर्वक गोवा को लूटा। क्या किया, 3 दिन तक इसने बड़ी निर्दयता पूर्वक गोवा में लूट मचाई और गोवा बंदरगाह पर अपना आधिपत्य कायम किया और बीजापुर के समुद्री व्यापार को खत्म कर दिया। याद रखो, 3 दिन तक गोवा को लूटा, गोवा में आधिपत्य स्थापित किया और एक पॉइंट क्या लिखना है कि बीजापुर के समुद्री व्यापार को पंगु बना दिया। क्लियर है बात, समझ में आ रही है सबके? कोई दिक्कत, कहीं किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। अब भाई साहब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अचानक से गोवा पर आक्रमण नहीं कर दे, इसके लिए इसने क्या किया, गोवा की किलेबंदी करवाई। गोवा की किलेबंदी करवाई। गोवा की किलेबंदी करवाने का श्रेय भी किसको जाता है? अल्बुकर्क को जाता है। एक छोटा क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। अब सुनिए, जब गोवा की विजय हो गई तो गोवा की विजय ने क्या किया था, भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक जो सेना थी, इनकी धाक जमा दी थी और पुर्तगाली शक्ति को एक प्रादेशिक आधार प्राप्त हो गया। अब पुर्तगालियों के पास क्या है, एक प्रदेश मिल चुका है। इससे क्या हुआ, इससे पश्चिमी तट पर, इससे पश्चिमी तट पर पुर्तगाली नौसेना को एक प्रदेश प्राप्त हुआ तथा इस क्षेत्र में सामुद्रिक शक्ति के तौर पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। फाइनली अल्बुकर्क गोवा में आ चुका है, अब जमीन पर भी और पानी में भी दोनों जगह क्या है, पुर्तगाली डेवलपमेंट हो चुका है। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इसी के साथ भारत में पुर्तगाली क्षेत्रीय राज्य की स्थापना मानी जाती है। इसी के साथ
भारत में पुर्तगाली क्षेत्रीय राज्य की स्थापना मानी जाती है। ठीक है भाई, अब ये तो था क्या इनका पहला चरण। अब हम बात करते हैं इनके सेकंड चरण को लेकर के। सेकंड चरण क्या था? पहले चरण में तो बंदा ये सारे काम कर लेता है और गोवा को कैप्चर करके गोवा पर आ जाता है। ठीक है, अब सुनिए दूसरा चरण कैसे चला। तो दूसरा जो चरण था उसमें कहानी क्या थी कि भारतीय जो समुद्री क्षेत्र हैं उनके व्यापार पर एकाधिकार को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अल्बुकर्क ने क्या किया था, मलय प्रायद्वीप और पूर्व के व्यापारिक केंद्रों पर नियंत्रण करना जरूरी समझा था। तो अब समुद्री व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था पूर्व में वो था मलक्का, तो मलक्का पर उसकी नजर थी। 1511 में मलक्का को उसने जीत करके पुर्तगालियों का केंद्र बनाया था और यहां कर जो मतलब मलक्का में जो अरब व्यापार था उसको क्या कर दिया था, टोटली फिनिश कर दिया। तो सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, 1511 में मलय प्रायद्वीप तथा मलक्का पर नजर, मलक्का पर नजर, और 1511 में ही मलक्का को विजित कर अरब व्यापारियों को नष्ट कर दिया। ये कहानी क्या थी? अब ये काम क्यों किया था इसने? सेकंड चरण जो क्या था, ये समुद्री भारतीय समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से, भारतीय समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से। यह कार्य क्यों किया इसने? भारतीय समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करने से, इससे अरबी व्यापार को नष्ट किया, मलक्का को विजित किया। ये सेकंड चरण था। अब तीसरा जो चरण है वो क्या है, ठीक है सुनिएगा। तीसरे चरण पे बातें करेंगे। थर्ड चरण क्या रहेगा, अल्बुकर्क का। इस तीसरे चरण में इस बंदे की जो नजर थी वो नजर कहां पर थी, इसकी नजर कहां पर थी, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसकी नजर थी लाल सागर के बंदरगाहों पर और अदन पर आक्रमण करना और लाल सागर पर नियंत्रण स्थापित करना, जिसमें पहले इसने जब प्रयास किया तो उस पहले प्रयास में ये क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। देखिए, तो इसकी नजर थी किस पर, लाल सागर एवं अदन। ठीक है, अब क्या किया इसने, लाल सागर पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, अदन पर आक्रमण कर लाल सागर पर नियंत्रण करना चाहता है। यह अदन पर आक्रमण कर लाल सागर पर नियंत्रण करना चाहता है, जिसमें क्या हुआ, पहले प्रयास में जिसमें इसने क्या किया, जिस प्रयास में यह विफल रहा, नहीं कर पाया। ठीक है, कहानी क्या थी? अब इसके बाद एक तो इसकी नजर यहां पर थी, एक इसकी नजर क्या थी, एक ये चाहता था फारस की खाड़ी में एक हॉर्मुज द्वीप था, उस हॉर्मुज द्वीप या हॉर्मुज बंदरगाह को ये जीतना चाहता था और फारस की खाड़ी पर भी नियंत्रण करना चाहता था। लेकिन ये कहानी थी 1500 लगभग
15 के आसपास की। 1515 में इसने हॉर्मुज द्वीप को जीत लिया और फारस की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित करने में ये सफलता प्राप्त कर लेता है। यहां पर ये विफल रहता है। 1515 में हॉर्मुज द्वीप पर आक्रमण करके फारस की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित किया। पंद्रह सौ पंद्रह में इसने क्या किया, फारस की खाड़ी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और हॉर्मुज द्वीप को क्या कर लिया था, जीत लिया था। कहा जाता है कि अल्बुकर्क को जब अपना कोई उद्देश्य पूरा करना होता था तो ये एक तरीके से क्लाइव की तरह काम करता था। ये सही गलत का ख्याल नहीं करता था। अंग्रेजों में ऐसा व्यक्ति क्लाइव आएगा। तो ये एक ऐसा माना जाता है इसके बारे में कि भैया जब इसको कोई काम करना होता तो सही गलत के तरीकों को नहीं देखता था। कहानी क्या थी, इसी ने कालीकट के उस जमूरिन की हत्या करवाई थी जहर दे करके, जिसने पुर्तगालियों के आगमन पर उनसे मित्रवत व्यवहार किया था, उनका स्वागत किया था। तो इसके राह में अगर कोई बाधा है तो इसको हटाने में देर नहीं लगाएगा। ठीक है, मुसलमानों के लिए नरसंहार की नीति अपनाई थी इसने। ठीक है, पुर्तगाल की जो स्थिति थी उसमें क्या था, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं थी पुर्तगाल में। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, पुर्तगाली जो नाविक थे उनको निम्न वर्ग की भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया हुआ था। और ऐसा करने के पीछे उसका एक ही उद्देश्य था कि पुर्तगाली और भारतीय मिश्रित जातियों की संख्या वहां पर बढ़ाना। दो जातियों के संयोग से संतान पैदा हुई तो वो वर्ण संकर संतान हुई। ठीक है, अब क्यों, वो तो जनसंख्या बढ़ाना चाहता है क्योंकि गोवा में जनशक्ति का अभाव था। अब वो जिस जगह पर राज्य लेकर के बैठा है उस जगह जनसंख्या तो होनी चाहिए, तो जनसंख्या ही नहीं थी, शासन किस पे करे, समुद्री इलाका था, तटवर्ती इलाका था। तो ये क्या कहता है, गोवा के आसपास जो नाविक थे उनसे कहता है कि भाई जाओ तुम भारत की इन स्त्रियों से विवाह करो, संतान पैदा करो और जनसंख्या वृद्धि करो। ठीक है, लेकिन इस उद्देश्य से उसको बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली थी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो दो तीन पॉइंट और लिखेंगे इसके बारे में। अल्बुकर्क सही गलत का ख्याल नहीं करता था। कालीकट के जमोरिन की जहर देकर हत्या करवाई थी। कालीकट के जमोरिन की जहर देकर हत्या करवाई, मुस्लिम नरसंहार किया, गोवा में जनसंख्या बढ़ाने के लिए नाविकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है भाई, भारतीय महिलाओं को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब इन सब चीजों ने क्या किया, इसके लिए बहुत ज्यादा कोई मदद नहीं की हुई थी। अल्बुकर्क ने क्या किया था, बीजापुर के शासक थे तो गोवा छीना ही था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। तो पुर्तगाली शुरू से ही कर रहे थे, मैंने पिछली क्लासेज में आपको बताया है।
इसने विजयनगर साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। विजयनगर साम्राज्य के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कहानी क्या थी? अपने प्रशासन में इसने हिंदुओं को जगह दी थी और मुसलमानों की उपेक्षा की थी। प्रशासन में हिंदुओं को जगह दी और मुसलमानों की उपेक्षा की। मुसलमानों की उपेक्षा की थी और हिंदुओं को इसने अपने प्रशासन में जगह दी थी। अब कहानी क्या थी कि जब इस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी तो उस समय तक ऐसी स्थिति थी कि पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली समुद्री ताकत बन चुके थे। यानी कि पश्चिमी समुद्री तट पर कहते हैं एक तरीके से पुर्तगालियों की तूती बोलती थी। इनका मुस्लिमों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना, पूनम एक तो ये अंग्रेज नहीं है, सुनिए, अंग्रेज अलग थे, ये पुर्तगाली है। दूसरी चीज क्या थी कि जो मुसलमान थे वो ज्यादातर अरब व्यापारियों के तौर पे थे जो इनके प्रतिस्पर्धी थे। तो उस वजह से मुस्लिमों से इनकी क्या द्वेष भावना बढ़ती ही चली गई थी। वो अरबी जो व्यापारी थे उनमें ज्यादातर कौन थे? मुसलमान थे। तो इस वजह से इनका क्या है, उनके साथ में वैमनस्य भाव बढ़ता हुआ चला गया था। ठीक है, इस वजह से आपको केवल ये चीज समझनी है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए। तो अब कहानी क्या थी कि जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के टाइम पर, इसकी मृत्यु के समय तक पुर्तगाली भारत में सबसे ताकतवर समुद्री शक्ति बन चुके थे। जैसे भारत में हम सम्राट अशोक महान या सम्राट अकबर महान कहते हैं, अपने देशवासियों में ये अल्बुकर्क द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। इसके पुर्तगाली या पुर्तगाल में यह अल्बुकर्क द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। विख्यात हुआ, किस नाम से विख्यात हुआ? अल्बुकर्क द ग्रेट। इसने पुर्तगाली शक्ति को यहां पर स्टेब्लिश करने के लिए जो है बहुत पावर लगाई थी। अब सुनिए, इसके बाद इसमें कुछ चीजें और आती हैं। इसका मूल्यांकन आपसे पूछा जा सकता है अल्बुकर्क के बारे में। बटानी एक इतिहासकार थे जिनका नाम था H.H. डॉडवेल, और H.H. डॉडवेल ने कुछ गुणों के आधार पर इस अल्बुकर्क की तुलना अंग्रेजी क्लाइव से की है। मैंने आपको बताया था अभी अभी, तो थोड़ी सी बातें इस पे लिखेंगे। एक ब्रिटिश इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार, नाम क्या है इसका? इसका नाम है H.H. डॉडवेल। ठीक है, इसने क्या किया है? अल्बुकर्क की तुलना क्लाइव से की है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको।
किससे की है? अल्बुकर्क की तुलना क्लाइव से की है। कैसे? ब्रिटिश इतिहासकार हैं एच डॉडवेल। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किसने अल्बुकर्क की तुलना क्लाइव से की है। अब बताओ तुलना क्यों की है, वो चीज लिखाऊं या स्किप करके आगे बढ़ूं? फटाफट बताओ जल्दी। क्यों की है, किन गुणों के आधार पे किया, वो चीज भी लिखाऊं क्या? बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। दोनों ही व्यक्ति एक बड़े सेना नायक थे, दोनों अपनी बात पर अडिग रहने वाले थे, दोनों धैर्यवान व्यक्ति थे, दोनों ने असंख्य शत्रुओं से अकेले क्या किया था? मुकाबला किया था। और उनके जो शत्रु थे वो उनसे हमेशा क्या थे? हाँ, जो सही लगता था उसको करा देते थे। मैं केवल बता देता हूं, उसको सुन लीजिएगा। दोनों तेजस्वी थे, दोनों उनके जो फॉलोअर्स थे उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करते थे। उनके जो निम्न मतलब उनके नीचे जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे प्रेरित रहते थे। विश्वासघात को कार्य मतलब दोनों ही विश्वासघात के कार्य को कर सकते थे, लेकिन इसका प्रयोग इन्होंने बहुत कम किया था ताकि लोगों में इनका क्या रहे? विश्वास बना रहे। तो दोनों में क्या था? बहुत सारी चीजें थी, दूर दृष्टिकोण था, चीजों को परखने की सामर्थ्य थी, व्यर्थ के झगड़ों से निकलने का इनमें एक मतलब स्किल था, एक कहते हैं ना स्किल होना, एक स्किल था इनकी, एक मतलब योग्यता थी। तो कहानी क्या थी? और एक सबसे मेन पॉइंट, दोनों व्यक्ति भारत में जब प्रवेश कर रहे हैं तो एक नॉर्मल से पद पर आए थे। ठीक है, आपको याद होगा 1503 में अल्बुकर्क एक छोटे जहाजी बेड़ा पे आया था। ठीक है, और ऐसे ही जब क्लाइव भारत में आया था तो पहली बार केवल क्लर्क की हैसियत से भारत में आया था। तो ऐसी स्थिति थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? अपने जो कार्य किए उन अपने कार्यों के आधार पर इन्होंने अपना वर्चस्व बनाया और ये सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहते हैं। तो आप लोगों को ये फैक्ट रखना है, इतिहासकार एच डॉडवेल ने अल्बुकर्क की तुलना किससे की है? क्लाइव से की। और क्या क्या अल्बुकर्क और क्लाइव के बारे में बातें हैं वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब एक बात यह भी है कि भारत में जैसे अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक होने का श्रेय क्लाइव को दिया जाता है, वैसे ही अल्बुकर्क को पुर्तगाली जो है राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ये दोनों चीजें इनमें क्या हो जाएंगी? कॉमन सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि अल्बुकर्क आया, अल्बुकर्क जीत रहा है, अल्बुकर्क ने अपना एक साम्राज्य डेवलप कर दिया और अल्बुकर्क यहां से अब जा चुका है। अल्बुकर्क के जाने के बाद की स्थिति क्या है? अब हम बात करते हैं अल्बुकर्क के उत्तराधिकारियों को लेकर के। भारत में अल्बुकर्क के बाद कौन कौन लोग आए जो इसके उत्तराधिकारी बने इस राज्य के? क्योंकि देखो, इससे पहले कोई भी आ रहा है तो वो प्रदेश स्थापित करने में सफल नहीं रहा, वो एक राज्य स्थापित करने में सफल नहीं रहा था। अब जब अल्बुकर्क आया तो इसने पहली बार क्या किया? एक प्रदेश स्थापित किया, एक राज्य स्थापित किया। ये जब चला गया तो इसके जाने के बाद भी पुर्तगाली शक्ति का भारत में जो विकास था वो निरंतर होता रहा, उसमें कोई रुकावट नहीं आई थी। 16वीं शताब्दी के आसपास की हम बात करें, 16वीं शताब्दी के लगभग सेकंड दशक की, जैसे हम बात करेंगे 1510 से 1553 के आसपास की, तो यहां पर क्या था? इन पुर्तगालियों को चोल नाम का जो युद्ध हुआ था, तो उस चोल नाम की जगह पर पूजा यादव। तो क्लाइव तो अंग्रेजों के टाइम पे आएगा, तुलना तो कर सकते हैं ना किसी की भी किसी से। मेरी तुलना आपसे की जा सकती है, आपकी तुलना किसी और से की जा सकती है। तुलना करने में कहां दिक्कत है? तुलना तो की जा सकती है। क्लाइव तो अंग्रेजों के टाइम पे आया था, उसमें नो डाउट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी के या 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में अहमदनगर के सुल्तान, इनका नाम था बुरहान निजाम शाह। ठीक है, अहमदनगर के सुल्तान थे कौन? बुरहान निजाम शाह। इस बुरहान निजाम शाह से पुर्तगालियों को एक अनुमति मिली।
क्या अनुमति मिली थी इनको? चोल नाम की जो जगह बताई थी वहां पर फैक्ट्री स्थापित करने की। पुर्तगालियों को अनुमति मिली थी 16वीं शताब्दी में अहमदनगर के सुल्तान बुरहान निजाम शाह से चोल में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। क्या कह रही हो गीता? बात क्लाइव और अल्बुकर्क की है क्या? हाँ, तो अल्बुकर्क और क्लाइव दोनों अलग अलग राज्यों के संस्थापक है यार, उनकी तुलना नहीं कर सकते क्या? कौन सा गुनाह कर दिया मैंने इस व्हाइट कलर की लाइन को लिखा करके? तुम लोग पता नहीं दिमाग कहाँ चलाते हो, ठीक है। और इसके बाद 1518 में इन्होंने कोलंबो और एक जगह थी मन्नार, मन्नार की खाड़ी भी आपने सुना होगा, ये श्रीलंका के पश्चिमी तट पर पड़ती है, वहां पर भी इन्होंने अपनी किलेबंदी की हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने, कब की बात थी? 1518 में कोलंबो एवं मन्नार, इन दोनों जगहों पर इन्होंने क्या किया? किलेबंदी की थी। अल्बुकर्क के टाइम की बात है, अल्बुकर्क जब ऐसी स्थिति में था, तो अल्बुकर्क के उत्तराधिकारियों में अब हम बातें करेंगे किससे? सबसे पहले एक व्यक्ति को लेकर के आएंगे जिसका नाम रहेगा नीनो डी कूना। क्या रहेगा? नीनो डी कूना। नीनो डी कूना अगला गवर्नर आया अल्बुकर्क के बाद में, ठीक है भाई। महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर। अब इसकी कहानी क्या थी, इसको सुनिए। 1530 के आसपास, और 1500 लगभग 29 में, और 1529 से लेकर के 1538 तक इसका टाइम रहेगा। 1529 से लेकर के 1538 तक इसका टाइम रहेगा। कहा जाता है कि 1530 के आसपास इसने क्या किया था? 1530 में सबसे पहले गोवा को भारत के पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। पहला महत्वपूर्ण काम इस व्यक्ति का कि गोवा राज्य जो था, उस गोवा के राज्य को क्या किया इसने? औपचारिक तौर पर भारत के पुर्तगाली राज्य की राजधानी बना दिया। 1530 में इसने ये काम किया। 1531 में इसने दमन और द्वीप पर आक्रमण किया था। 1531 में क्या किया था? दमन और द्वीप पर आक्रमण किया। दमन एवं द्वीप पर आक्रमण किया। 1531 में दमन और द्वीप पर आक्रमण किया, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या था? गुजरात का एक सुल्तान था जिसका नाम था बहादुर शाह, ठीक है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सेवा में एक व्यक्ति आया हुआ था जिसका नाम था ऑटोमन तुर्क था, वो कमांडर रूमी खां, ठीक है। उस कमांडर रूमी खां ने क्या कर दिया था? इस आक्रमण को विफल कर दिया। तो इन्होंने दमन द्वीप पर आक्रमण किया, लेकिन कमांडर रूमी खां ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। ये जो कमांडर रूमी खां था, ये गुजरात के सुल्तान
ये जो कमांडर रूमी खां था, ये एक ऑटोमन तुर्क था। और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सेवा में आया था। और ये राज्य इनके अंदर हुआ करते थे। ठीक है, तो कमांडर रूमी खान ने क्या कर दिया था, इस आक्रमण को विफल कर दिया। दमन द्वीप पर इसने आक्रमण किया था। अब यहां पर ये व्यक्ति आपको याद रखना है, रूमी खान नाम का, ठीक है ना। अब ये क्या सोच रहा है कि यार गुजराती लोगों की तुर्की लोगों के साथ में जो मित्रता है वो क्या है, वो बहुत मजबूत बनती जा रही है। आप देख रहे हैं, एक तुर्की व्यक्ति, ऑटोमन तुर्क, गुजरात के शासक की मदद कर रहा है और वो यहां आकर के इनके इस पुर्तगालियों के आक्रमण को डिफीट दे रहा है। तो अब इस जगह क्या था, इसने ये सोचा कि भाई साहब गुजरात की जो मित्रता है, ऑटोमन क्या है, अब बेटा ऑटोमन की स्थिति, जो तुर्क थे, केवल ये मान लो तुर्क थे। ऑटोमन तुर्क वो थे जिन्होंने 1453 में कुश्तुनतुनिया को समाप्त किया था। ठीक है, अब ये पूरी चीजें, आप इतिहास के विद्यार्थी हो, आपको ये चीजें नहीं आती। एक हिस्ट्री का नेट का विद्यार्थी आकर के मुझसे पूछता है कि सर ऑटोमन क्या है, तो बड़ी गलत बात है। तुर्क थे और एक ऑटोमन एक क्षेत्र विशेष था, उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले तुर्कों को ऑटोमन तुर्क कहा जाता था। सुनिएगा कहानी क्या थी। इसमें क्या था कि यहां पर क्या हुआ कि गुजरात को तुर्क मित्रता के कारण मुगल बादशाह हुमायूं का भी भय उत्पन्न हुआ। क्योंकि हुमायूं भी नहीं चाहता था कि ये गुजराती लोग जो हैं किससे, तुर्कियों से मित्रता करें। सुनिएगा, अब कहानी क्या थी, ये आक्रमण यहां तो विफल हो गया, लेकिन 1535 में इन्होंने वापस क्या किया था, द्वीप पर अधिकार कर लिया था और यहां पर किलेबंदी कर दी थी। तो 1530, 1531 और फिर 1535, 1535 में द्वीप पर आक्रमण कर किलेबंदी की गई। द्वीप पर आक्रमण करके क्या किया गया, किलेबंदी की गई थी। मेरी बातों को सुनने की बजाय इसको लिख लिया करो आप लोग पहले ही। अब सुनिए कहानी क्या थी, इस पूरी बात को थोड़ा सा समझने का, हाँ इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये रूमी खां नाम का तुर्की कमांडर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सेवा में आकर के पुर्तगालियों से विरोध ले लेता है, लेकिन गुजरात को तुर्क मित्रता के कारण मुगल बादशाह हुमायूं का भय उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो बहादुर शाह ने तुर्कियों से यहां मदद लेने के बाद कोई मदद नहीं ली। ठीक है, और कोई मदद नहीं ली, लेकिन फिर क्या हुआ था, आगे की कहानी सुनिएगा। कुछ दिन बाद इन्होंने 1535 में द्वीप पर आक्रमण करके किलेबंदी कर ली थी।
कुछ समय बाद जब गुजरात के शासक बहादुर शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने तुर्कियों से समझौता ना करके तुर्कियों से मेरी मित्रता को तोड़ करके बहुत गलत किया है, तो उसके मन में दोबारा विचार आया, बहादुर शाह के मन में, जो गुजरात का शासक था, कि मैं वापस तुर्कियों के साथ में अपने संबंध बिल्डअप कर लेता हूं। लेकिन इससे पहले नीनो डी कूना ने क्या काम किया, एक चाल चली। और नीनो डी कूना ने क्या चाल चली, सुनिएगा। नीनो डी कूना ने क्या चाल चली, नीनो डी कूना ने एक कुचक्र रचा। और क्या कुचक्र रचा इस व्यक्ति ने, कि इस बहादुर शाह को आमंत्रित किया, ठीक है, दीव आमंत्रित किया था जहाज पर सैर कराने के लिए, जहाज पर सैर कराने के लिए दीव आमंत्रित किया था, ठीक है। तो इस बहादुर शाह को जहाज पर सैर कराने के लिए दीव आमंत्रित किया। और यहां धोखे से इसने क्या किया, इस गुजरात के बादशाह की हत्या करवा दी, ठीक है। क्या हुआ, धोखे से इसकी हत्या करवा दी 1536 ईस्वी में। अब कहानी क्या हुई कि इस तरीके से एक जबरदस्त तरीके की अफरा तफरी फैल गई और माहौल गड़बड़ा गया। तो दीव का जो पुर्तगाली अध्यक्ष था इस संघर्ष में, वो भी मारा गया था, जिसका नाम था मैनुअल डी सूजा। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। इसकी हत्या कर दी गई, धोखे से क्या हुआ, हत्या कर दी गई 1536, ठीक है। इससे क्या हुआ, अफरा तफरी मची। और इसी में क्या हुआ, पुर्तगाली गवर्नर, कौन, सॉरी गवर्नर नहीं था, अध्यक्ष था, पुर्तगाली अध्यक्ष, जो द्वीप का अध्यक्ष था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इस द्वीप का अध्यक्ष मैनुअल डी सूजा, ये भी मारा गया था इसी घटनाक्रम के दौरान। तो ये बहादुर शाह की इन्होंने हत्या कर दी। अब इस कहानी से क्या हुआ था कि इन व्यक्तियों का, किन का, पुर्तगालियों का और तुर्कियों का संघर्ष छिड़ गया था, ठीक है। इससे क्या हुआ, पुर्तगाली और तुर्कियों का संघर्ष छिड़ा। इससे क्या हुआ, अब पुर्तगालियों का तुर्कियों के साथ संघर्ष छिड़ गया। 1535 में किलेबंदी पुर्तगाली करेंगे, पुर्तगाली करेंगे, और कौन करेगा, नीनो डी कूना ने की, पुर्तगालियों ने की, पुर्तगाली पढ़ रहे हैं आप लोग, यही करेंगे, ठीक है। 1566 में इन दोनों में समझौता हो गया था। 1566 में दोनों में समझौता हो गया। 1566 में दोनों में समझौता हो गया। लिखो फटाफट एक बार, तुरंत प्रभाव से। लिख लिया, चलें आगे बढ़े। डी कूना, यस वेरी गुड।
इनको 1536 में ही बंगाल के चटगांव व सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। चटगांव व सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी। और चटगांव और आशीष पढ़ा रहा हूं, सारी बातें अभी आ जाएंगी, डोंट वरी। कहानी क्या थी कि चटगांव और सतगांव में यहां पर एक शासक था जो बंगाल का शासक था, सुल्तान मसूद शाह। महमूद शाह, मसूद शाह नहीं, महमूद शाह। तो बंगाल के शासक महमूद शाह से बंगाल के शासक महमूद शाह से इनको चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी, और वो अनुमति मिली थी 1236 में, 1536 में। ठीक है। चटगांव को पुर्तगालियों ने पोर्टो ग्रांडे यानी महान बंदरगाह की संज्ञा दी हुई है। तो ये जो चटगांव है, इस चटगांव को पोर्टो ग्रांडे कहते हैं। पोर्टो ग्रांडे का मतलब होता है महान बंदरगाह। तो चटगांव को पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा दी थी, और किसने दी थी? पुर्तगालियों ने दी थी। क्या संज्ञा दी? पोर्टो ग्रांडे। पोर्टो ग्रांडे का मतलब होता है एक महान बंदरगाह। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? 1539 में इनका दमन पर भी अधिकार हो गया। तो द्वीप पे तो 1535 से आपको दिखाई दे रहा है, बाद में 1539 में इनका दमन पर भी अधिकार हो गया। (1539) में लगभग इनका दमन पर भी क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। अब इसके अलावा इसके समय में कुछ और काम भी हुए थे, जहां पर फैक्ट्रियां स्थापित हुई थी। जैसे कि मद्रास में एक फैक्ट्री स्थापित हुई थी, मेलपुर नाम का एक जगह, सेंट थॉम आपने सुना होगा, और एक हुगली में फैक्ट्री स्थापित हुई थी। 2 फैक्ट्रियों के नाम आपको और लिखने हैं। इसके अलावा इसके अलावा इसके समय सेंट थॉम, मेलपुर, मद्रास तथा हुगली में भी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। हुगली में भी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। 2 काम ये समझ रहे हैं। अब जो हुगली में पुर्तगाली बस्ती थी, हुगली में इनको पुर्तगाली बस्ती स्थापित करने की इजाजत अप्रोक्स 1579 से लेकर के 1580 के बीच में अकबर से प्राप्त हुई थी। ये बात अलग से एक फैक्ट लगा के लिखनी है। ठीक है। हुगली में
पुर्तगाली बस्ती की इजाजत 1579 से 80 में अकबर द्वारा दी गई थी कि तुम पुर्तगाल के लोग हैं और तुम क्या कर सकते हो, हुगली में आप एक, ठीक है ना, पुर्तगाल की बस्ती है और पुर्तगाल की बस्ती में बसाने की इजाजत, पढ़ना पड़ता है, पढ़ लीजिएगा, सैली सेक्शन आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीजें एक दिन में कवर नहीं होती, 10 12 15 साल में चीजें आप जब लगातार बदस्तूर किन्हीं चीजों पे काम करते हैं तो उन सारी चीजों पे आपका धीरे 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 क्या बन जाता है, पकड़ बनता हुआ चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद 1539 तक का टाइम हमने नीनो डी कूना को दिया था। तो अब एक क्वेश्चन था आप में से किसी का, अभी मैं बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति ने क्वेश्चन दिया, सर अल्फांसो और कूना के बीच में इतना गैप क्यों था? तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि मेरे बालक पढ़ लिया करो, तुम पहले दिमाग मत लगाया करो। अवनीश का था, आशीष का था शायद। तो डिसूजा अल्फांसो डिसूजा आया था लगभग 1542 में और इसका टाइम पीरियड है 1539। तो 1539 से 1542 का हो जाएगा प्रीति, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा याद हो जाएगा। अब 4 बार 6 बार 10 बार जब आप पढ़ाओगे 2020 से लेकर के लगभग 15-20 बार तो अनअकैडमी पे ये पूरा सिलेबस करवा दिया होगा, अनअकैडमी की क्लासेस में पढ़ा है सारा कुछ, बट ये है कि वहां पीडीएफ से कराया था, अब पीडीएफ में से यहाँ मैटर निकाल करके आपको कराना पड़ता है। तो सुनिए, एक व्यक्ति था जोआ दा कास्त्रो, जोआ दा कास्त्रो, जोआदा कास्त्रो, ये बीच में आया था 1539 से लेकर के जो है 1542 में, ठीक है। देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं, अगला व्यक्ति कौन है, ये क्या हुआ, ये वाला पेज क्यों आया यहाँ पे, व्हाइट पेज क्यों आ रहा है भाई? 1539 से 1542 तक 3 साल बीच में ये व्यक्ति आकर के गया था। सुनिएगा, तो ये जो व्यक्ति आकर के गया, इसने क्या किया था, सुनिए इसकी कहानी। इसके समय क्या हुआ था, गोवा पर बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने, यूसुफ आदिल शाह ने, इब्राहिम आदिल शाह ने एक आक्रमण किया था, जिसको इस आक्रमण को इस व्यक्ति ने विफल कर दिया था। तो गोवा पर एक आक्रमण हुआ था, वो इसके टाइम पर हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसका एक ही काम याद रखना है आपको। गोवा पर इसके समय बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने आक्रमण किया, जिसे इसने विफल कर दिया।
जिसे इसने क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। कोई नई विजय नहीं की, लेकिन पुर्तगाली व्यापार को व्यवस्थित रखा। पुर्तगाली व्यापार को व्यवस्थित रखा था। दा कास्त्रो नाम था इसका, दा कास्त्रो, जोआ दा कास्त्रो कहते थे इसको, जोआ दा कास्त्रो, बहुत सारे लोग कास्ट्रो बुला देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अल्फांसो डिसूजा आया था 1542 से 45। 1542 से 1545 के बीच में अल्फांदो डिसूजा। कहानी क्या थी कि इसके टाइम पर 1500 लगभग 45 में जो उन्होंने दीव की किलेबंदी की थी, उस पर गुजरात का एक सुल्तान था जिसका नाम था महमूद शाह द्वितीय, उसने आक्रमण किया था, जिसको इस डिसूजा ने विफल किया था, ठीक है। लगभग इनके सामने कौन सी, दीव की किलेबंदी पर, दीव, दीव पर आक्रमण हुआ, ठीक है। द्वीप पर आक्रमण हुआ, और किसका हुआ आक्रमण इस द्वीप पर, महमूद शाह द्वितीय। कौन था, महमूद शाह द्वितीय। ये कौन था महमूद शाह, गुजरात का शासक, ठीक है। और इस आक्रमण को विफल किया किसने, डिसूजा ने। इस आक्रमण को डिसूजा ने क्या कर दिया, विफल कर दिया था। आक्रमण हुआ था महमूद शाह द्वितीय का, जो कि गुजरात का शासक था, और यह आक्रमण था लगभग लगभग 1545 का। तो 42 से 45 की कहानी है, यह आक्रमण 1545 का था। कब का हो जाएगा, 1545 का। लिखो इसको एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। रुकिए, हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, इसने क्या कर दिया, इसको विफल कर दिया। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। लिख लिया आपने इसको, चलिए नेक्स्ट। अब कहानी क्या थी कि इसके साथ में एक मिशनरी आया हुआ था जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। इसी के साथ एक प्रसिद्ध जैसुइट पादरी,
जिसका नाम था सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, ये भारत आया था। ये व्यक्ति इसके साथ में भारत आया हुआ था। ठीक है, अब इसके अलावा इस व्यक्ति ने जो कार्य किया वो एक ऐसा कार्य था, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसको 3 स्वतंत्र डिवीजनों में डिवाइड कर दिया था। इसने क्या किया था, पुर्तगाली साम्राज्य को 1571 में 3 स्वतंत्र डिवीजन, 3 स्वतंत्र कमानों के हवाले कर दिया था। इसने 1571 में पुर्तगाली राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सी थी वो 3 स्वतंत्र कमान? सबसे पहली पे अगर हम बात करें, पहली कमान इसने क्या किया था, मोजाम्बिक, मैंने आपको बताया था अफ्रीका का समुद्री तट, ठीक है, वहां पर क्या था, इसने जो पुर्तगाली बस्तियां थी उनके नियंत्रण के लिए मोजाम्बिक में एक गवर्नर की नियुक्ति की थी, जहां से ये भारत आने से पहले मोजाम्बिक के बारे में आपने सुना होगा। दूसरा गोवा, गोवा में क्या था, फारस की खाड़ी के प्रदेशों और भारत के प्रदेशों को गोवा के गवर्नर के अंतर्गत इन्होंने रखा था। जेवियर ने नहीं यार, जेवियर ये क्यों करेगा, इसके साथ, किसके साथ, अरे यार तुम लोग कहां से मिले हो, मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है अब तो तुमसे मिल करके। अल्फांसो डी सूजा ने, अल्फांसो डी सूजा ने किया था ये काम 3 जगह। पहला मोजाम्बिक, दूसरा गोवा, और तीसरा केंद्र हुआ करता था मलक्का। तीसरा केंद्र क्या था, मलक्का। हाँ सर, एक सेकंड, क्लास में हूं मैं, रुकिए 1 मिनट। आशीष आशीष आशीष, डोंट वरी, परेशान मत हो, यहाँ मैं मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है थोड़ी सी, डोंट वरी। ये जो इसके साथ वर्ड मैंने यूज किया है वो जेसुइट पादरी फ्रांसिस्को इस डिसूजा के साथ में आया हुआ था। ये जो डिवीजन है वो डिसूजा ने नहीं किया, ये पुर्तगाली गवर्नमेंट ने किया।
यानी कि अब गवर्नमेंट ने क्या है, किसी एक व्यक्ति के हवाले पुर्तगाली राज्य को नहीं छोड़ा हुआ है। पहले बाहर, अब पुर्तगाल से बाहर जितने मतलब कॉन्सेप्ट थे उनको एक व्यक्ति देख रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हुई है, सॉरी इसके लिए। तो 1571 में पुर्तगाली राज्य 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित हुआ था, ऐसे लेकर के चलना है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने नहीं किया। जिसमें पहला मैंने आपको बताया, तो पहला हो जाएगा मोजाम्बिक, ठीक है ना, पहला क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक। यहां पर अलग गवर्नर नियुक्त हो गया। दूसरा हो जाएगा इसमें गोवा, फारस की खाड़ी एवं भारतीय प्रदेशों के लिए यहां पर अलग गवर्नर नियुक्त हुआ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है अपन वही पढ़ रहे हैं, तो अब आप लोग ये दिमाग मत लगाओ कि गैप किस में कितना है। कई जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अपन स्किप भी कर रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। और मलक्का था जावा और मसाला द्वीपों पर नियंत्रण करने के लिए मलक्का में एक अलग गवर्नर था। तीसरा था मलक्का, तो जावा एवं मसाला द्वीपों पर नियंत्रण करने के लिए अलग गवर्नर। तो 3 तरीके का कॉन्सेप्ट आ गया था। मोजाम्बिक में इन्होंने अलग गवर्नर स्टेब्लिश कर दिया था, यहाँ पे गोवा में एक अलग बना दिया, और यहाँ पे एक अलग व्यक्ति इन्होंने गवर्नर बना दिया था, ठीक है। इसके बाद अगला जो व्यक्ति आएगा अपना, वो रहेगा इसमें क्या, आज हो क्या रहा है यार, मतलब मैं जब व्हाइट पेज नहीं लेना चाह रहा हूं तो ये दिक्कत आ रही है। ये व्हाइट पेज के साथ में क्या है, इसमें रोशनी निकलती है पूरे दिन, तो ये मेरी आंखों को बच्चों क्या है डिस्टर्ब कर रहा है, और सिर में दर्द की शिकायत पूरे दिन रहती है मुझे। इस वजह से मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मुझे इस स्क्रीन पे काम करना चाहिए ताकि ये दिक्कत ना करे। रिपीट कर लेते हैं। 1571 में पुर्तगाल का जो साम्राज्य पुर्तगाल से बाहर था, पुर्तगाली उपनिवेशों को 3 डिवाइडेशन में बांट दिया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। अब सुनिए अगली कहानी क्या थी। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो लास्ट स्लाइड। मुझे लग रहा है अब तुम्हारा छुट्टी करने का मन है। अभी कॉल आया मेरा अर्जेंट एक, नहीं इसी स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा। ये ग्रीन वाली पे मेरी आंखों पे इसका रिफ्लेक्शन कम आता है, व्हाइट वाली क्या, मैं पूरे दिन स्टूडियो में रहता हूँ आपके साथ, तो मेरी आंखें खराब कर दी इसने। ऊपर से इसमें 9-10 लाइटें जली रहती हैं, तो चकाचौंध रहता है। 12:40 हो रहे हैं, ये क्लास यही स्टॉप कर रहे हैं। फ्रांसिस्को डी गामा अगला व्यक्ति आएगा इसमें, फ्रांसिस्को डी गामा। फ्रांसिस्को डी गामा ये व्यक्ति आएगा, ये वास्को डी गामा का वंशज हुआ करता था, ठीक है। इस क्लास को, अभी मेरा कॉल आ गया, मुझे बैंक जाना है अर्जेंटली, तो मैं वापस आऊंगा 2 बजे तक। तुम्हारा डाउट मैं पढ़ के सुनाता हूँ बच्चों को। बोला गुरुजी मेरा, हाँ ग्रीन पे ही पढ़ाएंगे स्वाति, कोई बात नहीं। देखो ये कोई बालक पढ़ रहा है क्लास में, ये कह रहा है कि कुछ ही वर्षों में समृद्धशाली शक्तिशाली लगभग अखंड भारत के महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के मगध क्षेत्र में अकाल पड़ गया।
तो शासक महान था इसलिए अकाल नहीं पड़ना चाहिए था। ध्यान से सुन लो, शासक महान था इसलिए अकाल नहीं पड़ना चाहिए था। क्या यह एक संयोग है या फिर इतिहासकारों की मानसिक सोच का परिणाम है? संयोग हो सकता है, इतिहासकारों की मानसिक सोच का परिणाम भी हो सकता है। चाणक्य जैसे सलाहकार होते हुए भी चंद्रगुप्त ने जैन धर्म ग्रहण किया, जब कि वह चाणक्य के प्रभाव में अधिक रहा। अब एक बात बताओ, जब चाणक्य को, पहली बात तो आप किसी धर्म से जोड़ करके नहीं देख रहे हो। चाणक्य राजनीतिज्ञ था, ना कि धार्मिक व्यक्ति। और जो व्यक्ति राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ होता है वो धार्मिक कॉन्सेप्ट में कभी भी भाग नहीं लेता, ये बात याद रखना। दूसरी बात, वैदिक धर्म की बुराई स्टार्ट हो चुकी थी महाजनपद काल से ही, क्योंकि जिस नई व्यवस्था का जन्म हो रहा था, एंसेंट के वीडियो देखना, इसमें सारी बातें बताई है मैंने, ठीक है। एंसेंट के वीडियो में ये बताया है कि अगर जब महाजनपद काल डेवलप हो रहा था, श्रेणी सिस्टम जब डेवलप हो रहा था, तो उसके लिए क्या नीड थी, ठीक है, क्या नीड थी उसके लिए? उसके लिए नीड थी किसकी? व्यापार वाली व्यवस्था की, साम्राज्यवादी व्यवस्था की, जिसमें क्या था, जिसमें वैदिक धर्म फिट नहीं बैठ रहा था। वैदिक धर्म जब उसमें फिट नहीं बैठ रहा था, तो चंद्रगुप्त और अब उस टाइम जैन धर्म का बोलबाला था, बौद्ध धर्म का बोलबाला था। ये धार्मिक आंदोलन थे। नई चीज को क्यों एक्सेप्ट करते हो आप? आज ऐसा मोबाइल क्यों लेकर के आते हो, कीपैड क्यों नहीं लाते? एंड्रॉइड का नया वर्जन क्यों लेके आते हो? तो वो नए वर्जन थे उस टाइम पर, जो धार्मिक कॉन्सेप्ट में, जो वैदिक धर्म के विरोध में उत्पन्न हुए थे। और वैदिक धर्म के विरोध में उत्पन्न हुए तो उसने जैन धर्म अपनाया, और जो है भद्रभाव उसके गुरु हुए थे, ठीक है। नोट्स प्रिंट्स का ऑप्शन देंगे। अभी मेरी बात सुनो, 12:40 हो रहे हैं, 1 बजे मैं जाऊंगा, और 2 या ढाई बजे तक मैं वापस आऊंगा। तो 2:30 2 बजे जैसे ही मैं वापस आऊंगा, आकर के मिडिवल हिस्ट्री की क्लास शुरू करूंगा, आपको मैसेज डाल करके। बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, तो परेशान मत होना। बैंक वालों का फोन आया तो वो काम करके आना है अभी आपकी क्लास में, ठीक है। और ये अकाल भैया मगध में ही पड़ा था या पूरे भारतवर्ष में पड़ा था, इस बात का मैं समझ नहीं रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है भाई। और देखो, डेट्स को लेकर के आप जैसे क्वेश्चंस करते हो, अभी एक बच्चे ने लिखा है कि सर वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत आया, लेकिन आप 17 मई नोट्स करवाए हैं। तो मैंने कहाँ पे 17 मई, अगर मैंने इसमें लिखाया है तो ये बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।